अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ईबीएस वॉल्यूम पे कि हम कैसे एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको कैसे किसी इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ईबीएस होता क्या है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर को कहते हैं ईबीएस, और इसमें हम वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, सेम ऐसे ही जैसे कि अभी हम देखें तो हमारे इस विंडोज़ कंप्यूटर में, इस लैपटॉप में ये कुछ ड्राइव्स शो हो रही हैं। एक में विंडोज़ पड़ी है और बाकी हमारे पास कुछ ड्राइव्स हैं जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे हम एक अलग से वॉल्यूम स्टोरेज बनाएंगे और उसको हम अपनी इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि हमारी स्टोरेज के लिए ये ड्राइव्स हमारे पीसी में होती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हमें जो स्टोरेज के लिए स्पेस है वो मिल जाती है। और ये स्पेस का फ़ायदा एक और ये होता है कि अगर हम इंस्टेंस को टर्मिनेट भी कर देते हैं, मैं EC2 इंस्टेंस में आता हूँ, इसके जो है वो डैशबोर्ड पे आता हूँ और आपको यहाँ से थोड़ा सा वो क्लियर समझा सकूँगा इसको, कि अगर तो हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसके साथ एक EBS वॉल्यूम एक्स्ट्रा क्रिएट करके वो ड्राइव अटैच कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होती है नेटवर्क ड्राइव की तरह, जैसे कि एक USB स्टिक होती है, इसी तरह नेटवर्क USB स्टिक इसको कह सकते हैं हम। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अब अगर हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो इसके साथ सिर्फ एक बाय डिफ़ॉल्ट एक EBS वॉल्यूम अटैच होता है जिसमें हमारा OS इंस्टॉल होता है। तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा कोई भी स्टोरेज जो है ना, वो कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते। तो वो उसका नुकसान क्या होगा, वो रिस्क ये होगा कि जैसे ही हम इंस्टेंस को रिमूव करेंगे या कोई इस तरह का इशू कोई भी होगा तो हमारा डाटा भी साथ ही रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का ये ऑप्शन है। इसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर हम जाएंगे और इस पे जाके तो अगर हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इलास्टिक आईपी या एक ENI जो है वो किसी भी इंस्टेंस के साथ अटैच करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस वॉल्यूम को भी हम इंस्टेंस के साथ अटैच कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जितना डाटा हम इस ड्राइव में रखेंगे, इस नेटवर्क USB स्टिक में रखेंगे, ये एक बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव होगा जैसे कि यहाँ पे ये ड्राइव शो हो रहे हैं। इस तरह हमें ड्राइव एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसमें जितना भी डाटा हम स्टोर करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा हमें कि उसमें जो डाटा पड़ा होगा वो अगर हम इंस्टेंस को टर्मिनेट भी कर देते हैं तो भी वो डाटा हमारा लॉस नहीं होगा और हम फ्यूचर में उस डाटा को फिर से किसी और इंस्टेंस के साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। ये एक EBS वॉल्यूम जो है ये भी बिल्कुल एक ENI की तरह एक ही जो है वो डाटा सेंटर पे बेस करता है। मतलब कि जिस डाटा सेंटर में या जिस अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर आप इसको, ये अवेलेबिलिटी ज़ोन बाउंडेड है, जिस अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर आप इसको बनाएंगे उसी अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर बनी हुई जो होंगी हमारी इंस्टेंसेस, ये उनके साथ अटैच हो सकेगा। तो अगर हम ये देख लें, हम यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम पे आएंगे और यहाँ पे आके अगर हम यहाँ पे ये वॉल्यूम की टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टाइप्स हैं इसकी, हमारे पास ये दो किस्म की टाइप्स जो हैं ये फ्री टियर में आती हैं, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ इसका अप टू 30 GB हमें जो है वो मिलता है फ्री टियर में, तो हम 30 GB ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके 30 GB से ज़्यादा सेलेक्ट ना करें क्योंकि वो फ्री टियर में अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप एज एक कंपनी में कोई काम कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे आप अपना स्टोरेज का जो साइज़ है वो रख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनपुट आउटपुट्स जो हैं ये इसकी वैल्यू, ये आप अगर ये नीचे पढ़ें, मिनिमम 3000 इनपुट आउटपुट्स, मैक्सिमम 16000। अगर हम यहीं पे ये SSD GP2 कर देते हैं तो ये अगर आप देखेंगे तो इस पे मैक्सिमम इनपुट मिनिमम जो है बेसलाइन 3 इनपुट आउटपुट और मैक्सिमम अप टू 100 इनपुट आउटपुट, ये 3000 इनपुट आउटपुट तक जाता है। तो हम बेहतर इसकी जो है वो परफॉर्मेंस के लिए GP3 को सेलेक्ट कर लेते हैं, GP3 को। उसके बाद हम, ये हमारी थ्रूपुट है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर करना चाहते हैं तो इसको भी आप
अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अब ये मेन जो है ये अवेलेबिलिटी ज़ोन है। अगर हम अवेलेबिलिटी ज़ोन US ईस्ट 1A सेलेक्ट करते हैं तो इसी अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर बनी हुई इंस्टेंस के साथ ये अटैच हो पाएगा। तो हम US ईस्ट 1A को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है, लेकिन वो हम आगे बाद में देखेंगे। अब हमारा ये वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है, इसका नाम हम लिख देते हैं डेमो वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंस्टेंसेस पे और एक इंस्टेंस को लॉन्च कर लेते हैं। हम एक विंडोज सर्वर लॉन्च कर लेते हैं और हम यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे विंडोज़, क्योंकि हम विंडोज़ सर्वर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम विंडोज़ का ये सर्वर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इमेज को। उसके बाद हम नीचे आएंगे इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। ठीक है, की पेयर हम इसके साथ अटैच कर देंगे, हमारे पास जो अवेलेबल है KP1 में इसके साथ अटैच कर देता हूँ। उसके अलावा हम इसके साथ जो है वो चेक कर लेते हैं नेटवर्क सेटिंग में, एडिट में आएंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन है सबनेट्स का, ये अवेलेबिलिटी जोन्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम वही अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने EBS वॉल्यूम क्रिएट किया। तो अगर आप पहले इंस्टेंस को लॉन्च कर लेते हैं तो उसका अवेलेबिलिटी जोन चेक कर लें, और उसी अवेलेबिलिटी जोन में जब EBS वॉल्यूम आप क्रिएट करेंगे तो वो इसके साथ अटैच हो पाएगा। तो हमने US ईस्ट 1A सेलेक्ट किया था तो हम वही अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसके साथ चाहते हैं कि इसको पब्लिक IPs की चेंज ना हो बार बार, तो अभी तो ये ऑप्शन इनेबल है, तो आप एक इलास्टिक IP इसके साथ फिक्स्ड IP अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं फॉर टेस्टिंग ये सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही रहने दूंगा। फायरवॉल्स में हम देख लेंगे जो हमारे पास पहले से क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं उनमें से कोई अटैच कर देते हैं। WinSG के नाम से विंडोज़ का सिक्योरिटी ग्रुप मैंने पहले से बनाया हुआ है तो उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। बाकी हम ये कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने देंगे और लॉन्च कर देंगे। तो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश कर लेंगे हम। तब तक हम इसकी सिक्योरिटी ग्रुप्स में चेक कर लेते हैं कि RDP अलाउ है या नहीं। सिक्योरिटी में जाते हैं और यहाँ पे हम ये सिक्योरिटी ग्रुप है, फिर भी हम इस पर क्लिक करते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इनबाउंड रूल्स में आएंगे हम सिक्योरिटी ग्रुप्स में और ये RDP अलाउ है। ठीक है, तो हम इंस्टेंसेस पे वापस चलते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब हमारी इंस्टेंस रनिंग फॉर्म में आ चुकी है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसका पब्लिक IP कॉपी कर लेंगे और RDP विंडोज़ में आके हम RDP रिमोट डेस्कटॉप को सर्च करेंगे और यहाँ पे इसका पब्लिक IP पेस्ट करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। अब इसका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जो कि हम पहले बता चुके हैं कैसे इसको डिक्रिप्ट करना है। इस जिस सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर एक्शंस में आएंगे, सिक्योरिटीज़ में जाएंगे और यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन है गेट विंडोज़ पासवर्ड, इस पे आएंगे और यहाँ पे आके आप वो जो प्राइवेट की है उसको अपलोड करेंगे। ये वाली हमारी की थी, इसको हम अपलोड करेंगे और इसको जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये नीचे डिक्रिप्ट का ऑप्शन होगा, इधर से डिक्रिप्ट कर लेंगे और ये हमारा यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे इसमें और पासवर्ड को कॉपी करके वो भी RDP में पेस्ट करेंगे और हम इसको लॉगिन कर लेंगे। यस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे विंडोज़ ओपन होती है हमारे PC में। तो हमारा सर्वर लॉन्च हो चुका है। अगर हम देखें तो ये सर्वर लॉन्च हो चुका है बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा PC ओपन होता है। जैसे PC में हम दिस PC पे जाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे दिस PC पे चले जाएंगे। सही है। अब अगर हम देखें इस सर्वर में सिर्फ एक ही पार्टीशन हमारे पास अवेलेबल है,
लोकल डिस्क सी के नाम से। तो उसमें उसमें हमारा ओएस पड़ा हुआ है, इस सर्वर का ओएस पड़ा हुआ है। तो इसमें अगर हम डाटा भी स्टोर करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि जब भी ये सर्वर टर्मिनेट करेंगे तो ये डाटा भी इसी के साथ, इस ड्राइव के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें एक अलग से वॉल्यूम स्टोरेज जो है EBS वो अटैच करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक नेटवर्क USB स्टिक की तरह। एक नया ड्राइव जैसे हमारे लैपटॉप में मुख्तलिफ ड्राइव्स होती है, इसी तरह से हम इसके साथ भी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये नीचे जो हमने वॉल्यूम्स में, EBS वॉल्यूम्स में हमने क्रिएट किया है वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे तो अब हमने ये डेमो वाला वॉल्यूम खुद से क्रिएट किया और इसके साथ एक और वॉल्यूम शो हो रहा होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला वो वॉल्यूम है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंस्टेंस के साथ आता है। ठीक है, तो हमने ये वाला ऊपर वाला डेमो वॉल्यूम जो है वो क्रिएट किया था, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर एक्शंस में आएंगे तो ये नीचे अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से वो इंस्टेंस को सेलेक्ट कर लेंगे जिस इंस्टेंस को हमने US East 1A में क्रिएट किया। तो वो ये इंस्टेंस है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम अटैच कर देते हैं। अब हमारा ये वॉल्यूम अटैच हो चुका है। ठीक है, पहले अगर हम देखें तो ये अब ओके इन यूज़ स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, पहले ये अवेलेबल शो कर रहा था, अभी इन यूज़ स्टेट कर रहा है शो, और ये इंस्टेंस की जो है वो ID भी आ गई हमारे पास जिस इंस्टेंस के साथ हमने अटैच किया है। तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, इंस्टेंसेस पे आते हैं और यहाँ पे भी आके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं इंस्टेंस को भी। और अब अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अभी भी इंस्टेंस वो वाला जो हमारा वॉल्यूम है वो शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस वॉल्यूम को इधर शो करवाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे विंडोज़ की प्लस S की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे सर्च करेंगे डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से नीचे से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ फिर हम विंडोज़ प्लस S का बटन दबा के फिर विंडोज़ मैनेजमेंट, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क ड्राइव पार्टीशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे दूसरी डिस्क भी डिस्क 1 के नाम से शो हो रही है। अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये वाली वो हमारी डिस्क है, लेकिन इसका अभी तक ये अननोन है। ठीक है, ये अभी तक अननोन है, इस वजह से शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और अभी तक ये ऑफलाइन है तो इसको ऑनलाइन कर लेंगे। पहले राइट क्लिक करके इसको, अब ये इनिशियलाइज़ हो रही है, जैसे ही ये इनिशियलाइज़ हो जाएगी अभी भी ये हमारा रेड जो है ये इधर डॉट शो हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसके बाद इनिशियलाइज डिस्क के ऑप्शन पे जाएंगे और जहाँ पे हम इसका डिस्क फॉर्मेट जो है वो GPT सेलेक्ट करेंगे, GPT सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब हमारी जो डिस्क है वो ऑन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये भी अभी तक जो है ना ये अनलोकेटेड शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा वो वॉल्यूम का साइज़ है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, वो फुल स्पेस ही हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ड्राइव लेटर हम D सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लेटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ड्राइव C है पहली जिसमें विंडोज़ पड़ी है तो हम ड्राइव D सेलेक्ट कर लेते हैं इधर से। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हम NTFS इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। NTFS ही है हमारे पास। ओके, फिनिश कर देंगे। अब अगर जब हम फिनिश करेंगे तो फिर देखें तो ये अब हमारा पार्टीशन बन चुका है। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और अब हम जाते हैं अपने दिस PC पे, तो ये देखें अब एक और पार्टीशन बन चुका है। अब इस पार्टीशन का फ़ायदा क्या होगा, हम इस पे आके कुछ भी फोल्डर्स बना सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो इधर स्टोर कर सकते हैं, जो भी सर्वर का डाटा होगा उसको स्टोर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा, कि अगर हम इस
इस वाले जो हमारा सर्वर है या ये जो हमारा इंस्टेंस है, इसको टर्मिनेट भी कर देते हैं, तो जो डाटा इस EBS वॉल्यूम में पड़ा होगा वो हमारा ख़त्म नहीं होगा इस सर्वर के साथ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने एक नेटवर्क USB ड्राइव अटैच कर दिए हमारे सर्वर के साथ। तो ये फ़ायदा होता है EBS वॉल्यूम क्रिएट करने का। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ में इशू हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में उसको मेंशन किया करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको बेहतर से बेहतर जो है वो वीडियो बना के जवाब दे सकूं। अभी अगर हम देखें यहाँ, इसको जितनी भी आप रिसोर्सेज ऑन करें, जितने भी रिसोर्सेज ऑन करें लैब परफॉर्म करने के टाइम पे फ्री टियर में, कोशिश किया करें जैसे ही लैब आप परफॉर्म कर चुके हो उसको टर्मिनेट कर दें। अब हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं, हमें इस हमारे इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑफ़ कर दिया हमने। अब हम अगर EBS वॉल्यूम में जाते हैं तो फिर भी हमारा जो वो वॉल्यूम है, डेमो वॉल्यूम, वो हमारा डिलीट नहीं होगा, जबकि जो वॉल्यूम जैसे ही हमारा इंस्टेंस डिलीट होगा तो ये वाला जो उसके साथ इंस्टेंस के साथ क्रिएट हुआ था ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जैसे इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेटेड फॉर्म में जैसे ही आएगा तो वो ऑटोमेटिकली, अब ये टर्मिनेटेड हो चुका है। अब हम चलते हैं EBS वॉल्यूम पे, अगर देखेंगे जाके तो यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉल्यूम शो हो रहा है जो हमने डेमो क्रिएट किया है। अब अगर हम इसी वॉल्यूम को किसी और इंस्टेंस के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो अब ये अवेलेबल है, एक वक्त पे सिर्फ एक ही इंस्टेंस के साथ अटैच हो सकता है। तो अब उससे रिमूव हो चुका है क्योंकि वो इंस्टेंस हमारी रिमूव हो चुकी है, तो फिर ये अवेलेबल है। तो अब हम US ईस्ट 1A अवेलेबिलिटी ज़ोन में अगर कोई और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ भी इसी को अटैच कर सकेंगे, और जो डाटा इस वॉल्यूम में स्टोर्ड है उस डाटा को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है EBS वॉल्यूम क्रिएट करने का। इसका डाटा भी स्टोर रहेगा और हमें डाटा स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगी। तो अब क्योंकि हमें इसका काम नहीं है, हम लैब परफॉर्म कर चुके हैं, तो इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट ज़रूर करें, नहीं तो इसके भी चार्जेस आपको पड़ सकते हैं। होप सो समझ आई होगी इस पूरे टॉपिक की, और उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो काइंडली उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं उसका बेहतर से बेहतर जवाब दे सकूं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो बना के। और इससे पहली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक्स अटैच कर दूंगा, ज़रूर वॉच कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।